आज अयोध्या के एक ऐसे विवाद की कहानी जिसे आप भी जानते होंगे मगर आधा अधूरा। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली यही समाजवादी पार्टी थी। हम अयोध्या की बात करेंगे मगर सवाल मंदिर के पक्ष या विपक्ष का नहीं। सवाल यह है कि क्या राम में आस्था रखने के लिए भाजपा का समर्थक होना जरूरी है या भाजपा का विरोध करना राम का विरोध है? अरे रामद्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो। और जिस 1990 की कार सेवा को लेकर पिछले 35 वर्षों से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताया जाता है, क्या उसकी पूरी कहानी वही है जो आपको भाजपाई भाषणों में सुनाई जाती है? जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो। आज हम नारा नहीं सुनेंगे, तारीख देखेंगे, अदालत का आदेश देखेंगे, सरकारों की जिम्मेदारी समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देखेंगे और इस पूरी कहानी में एक ऐसे अधिकारी की भूमिका समझेंगे जो 1990 में मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे, कार सेवा के समय प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में थे, फिर भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ काम करते रहे और आगे चलकर नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने और आखिर में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बने। नाम है नृपेंद्र मिश्रा। इसलिए यह कहानी केवल 1990 में चली गोली की नहीं है। यह कहानी 1989 से 1992 तक अदालत के आदेशों, दो अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी और बाद में तैयार किए गए राजनीतिक नैरेटिव की है। आइए शुरुआत से समझते हैं। हम तो चाहते थे कि यह विवाद निपट चुका है, इसके पुराने पन्ने न पलटे जाएं, लेकिन भाजपाई अक्सर मजबूर कर देते हैं। इसलिए आइए थोड़ा कुछ पुराने पन्नों को पलटें ताकि भाजपा की साजिश को बेनकाब कर सके। दरअसल अयोध्या का मामला 1990 में अचानक पैदा नहीं हुआ था, मामला अदालत में था। 14 अगस्त 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आसान भाषा में समझिए, मामला अदालत में है और जब तक फैसला नहीं होता विवादित स्थल की स्थिति बदली नहीं जानी है। अब इसके बाद देश की राजनीति तेजी से बदल गई। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनती है। 1990 में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने की घोषणा हो जाती है। देश में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की राजनीति तेजी से आगे बढ़ती है। इसी समय भाजपा भलकान हो गई कि मंडल के नाम पर वो ओबीसी के हक में दिए गए फैसले का सीधा विरोध तो कर नहीं सकती थी, लेकिन उसे पता था कि मंडल की राजनीति समाजवाद की, सामाजिक न्याय की उस दिशा की तरफ जाएगी जिससे आरएसएस के सपनों का भारत नहीं बन सकता। मुखर विरोध सामने से किया नहीं जा सकता था, इसलिए साजिश रची गई और जो एक धार्मिक प्रश्न था उसे राजनीतिक प्रश्न बनाया गया। पालमपुर अधिवेशन जरूर याद रखिएगा। इसी समय भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू करते हैं और पालमपुर में भाजपा यह फैसला लेती है कि राम मंदिर का प्रश्न अब धार्मिक संगठनों का प्रश्न नहीं है, अब इसे राजनीतिक मुद्दा हम बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का आह्वान करती है। हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अब सरकार के सामने परिस्थिति क्या थी? एक तरफ हजारों की भीड़, दूसरी तरफ एक ऐसा स्थल जहां विवाद है, तीसरी तरफ अदालत का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश और चौथी तरफ प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था तथा स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो आडवाणी से मैं लड़ा हूँ, आडवाणी साहब से मैं लड़ा हूँ, संघर्ष हमारा आडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रथ चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी है अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो मैंने सब कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो आज बोल रहे हैं ये जरा जीवन में बता दें कौन सी भूमिका निभाई है। यहीं से 30 अक्टूबर 1990 की कहानी शुरू होती। अब इस कहानी में एक नाम ध्यान से याद रखिएगा, नृपेंद्र मिश्रा। उस समय वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में मौजूद एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में हालात बिगड़ रहे थे, उपलब्ध रिपोर्टिंग और मीडिया की खबरों के मुताबिक
नृपेंद्र मिश्रा कंट्रोल रूम में मौजूद थे। प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि कार सेवकों की संख्या बढ़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। फिर सुरक्षा घेरा टूटा, कुछ कार सेवक विवादित ढांचे पर पहुंचे, कुछ गुंबद पर चढ़ गए। पुलिस ने कार्रवाई की, अंततः गोली चली 30 अक्टूबर को भी, फिर 2 नवंबर 1990 को भी। कई कार सेवकों की मौत हुई। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, इसलिए किसी विवादित संख्या को अंतिम सत्य की तरह रखना उचित नहीं होगा। लेकिन गोली चली, लोग मारे गए, यह निर्विवाद तथ्य है। अब यहां मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। लोकतंत्र में पुलिस की गोली से नागरिक की मौत सामान्य घटना नहीं है। सवाल होना चाहिए, गोली क्यों चली? क्या कोई दूसरा विकल्प बचा था? क्या बल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हुआ? आदेश किस स्तर पर दिया गया? इन सभी सवालों की जगह है। मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने भी बाद के वर्षों में इस घटना की राजनीतिक जिम्मेदारी से खुद को अलगाया नहीं। उन्होंने कार्रवाई का बचाव, विवादित स्थल और देश की एकता की रक्षा का संदर्भ कई जगह कोट किया। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बयान आपको याद होगा। लेकिन इस कहानी का एक अहम दूसरा हिस्सा भी है। नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। वे कंट्रोल रूम में मौजूद थे। यह प्रामाणिक रूप से उपलब्ध जानकारी, और खुद उन्होंने कई जगह यह बात कही है। मैं आपको नृपेंद्र मिश्रा का भी बयान सुनाऊंगा। लेकिन यह कहना है कि गोली चलाने का निर्णय किसने दिया, सुनिए नृपेंद्र मिश्रा से। But did the permission for firing come from the chief minister's office? No, permission is not Or he was, required. or the district administration given the It free is, hand? yes, it is the district administration which was given. साल 2026 में जब इस मामले पर फिर से राजनीतिक विवाद हुआ, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा ऐसे फैसले अकेले नहीं लिए जा सकते, लेकिन कई ऐसे बड़े फैसलों के लिए किसी और का इंतजार भी नहीं होता। अब मेरा सवाल बहुत सीधा है, अगर फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम था तो भाजपा ने 35 सालों तक पूरी कहानी केवल एक नाम पर क्यों चलाई? मुख्यमंत्री के नाम पर। मुख्यमंत्री मरहूम मुलायम सिंह यादव का नाम उसे बार बार याद आता है, लेकिन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को वो भूल गए। राजनीतिक नेतृत्व केवल याद रहा और कंट्रोल रूम भूल गए। प्रशासनिक प्रक्रिया गायब हो गई और केवल एक नारा बचा कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवा दी। यही इतिहास समाप्त होता है और राजनीति शुरू हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 1991 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई, भाजपा सत्ता में आई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। अब सोचिए, अगर 1990 की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भाजपा के लिए इतनी ही दोषपूर्ण थी, तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव यानी मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा का क्या हुआ होगा? क्या उन्हें तत्काल हटा दिया गया? नहीं, कल्याण सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने भी नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रमुख सचिव के रूप में बनाए रखा। यानी वही अधिकारी पहले मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव रहे और फिर भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी प्रमुख सचिव रहे। नवंबर 1992 में उनका तबादला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हुआ और इसके लगभग 1 महीने बाद तारीख आती है 6 दिसंबर 1992 और वहां पर जो हुआ दुनिया ने देखा। जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे। ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। सम्मान किया जाएगा। निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। The pulling down of that structure was unfortunate. लेकिन नृपेंद्र मिश्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए। TRAI यानी ट्राई के पूर्व अध्यक्ष होने के कारण उनकी नियुक्ति में कानूनी बाधा थी। नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई और उस बाधा को दूर किया गया। नृपेंद्र मिश्रा 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर अधिकारी रहे।
और उसके बाद फरवरी 2020 में उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब पूरी यात्रा को फिर से देखिए। 1990 मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव, कार सेवा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में और कंट्रोल रूम में मौजूद। 1991 भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव और 2014 नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, 2020 राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। मैं फिर साफ तौर पर यह बात कह रहा हूं, यह यात्रा अपने आप में नृपेंद्र मिश्रा को 1990 की फायरिंग की व्यक्तिगत दोषी कितनी मानती है, यह फैसला आप करिए। मगर भाजपा के राजनीतिक नैरेटिव से एक गंभीर सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर 1990 की घटना इतना बड़ा अपराध थी तो उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक व्यक्ति भाजपा और नरेंद्र मोदी का इतना भरोसेमंद कैसे बन गया? ये सवाल आज भी भाजपा से पूछा जाना चाहिए, जिसका जवाब भाजपा ही नहीं देते। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब 1991 और 92 को कायदे से समझिए। मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई, कल्याण सिंह की भाजपा सरकार आई, लेकिन सरकार बदलने से अदालत का आदेश समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश सरकार की कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी समाप्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 1994 के अवमानना फैसले में नवंबर 1991 की कार्रवाई का उल्लेख है। रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विवादित ढांचा कहे जाने वाले उस स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का भरोसा दिया गया था। यह बात बहुत अहम है। 1990 में मुलायम सरकार पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। 91 और 92 में कल्याण सिंह सरकार पर वही जिम्मेदारी थी। सरकार बदली, संविधान नहीं। पार्टी बदली थी, कानून नहीं। इसके बाद 1992 में कार सेवा का प्रश्न फिर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, यथास्थिति का पालन किया जाएगा। लेकिन फिर तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। अयोध्या में विशाल भीड़ जमा हो गई। देश के बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता वहां मौजूद, भाषण हुए, नारे लगे, भीड़ आगे बढ़ी, सुरक्षा घेरा टूटा। कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए और कुछ घंटों के भीतर उसे गिरा दिया। अब 1990 और 92 को एक साथ रखकर देखिए। 1990 में उस ढांचे की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने बल प्रयोग किया। उस बल प्रयोग की आलोचना हो सकती है, गोली चलाने की आवश्यकता पर सवाल कर सकते हैं, मौत की जवाबदेही हो सकती है। लेकिन 92 में सवाल बिल्कुल उल्टा है। जब आदेश अदालत का था, जब प्रदेश सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन दिए थे, तब ढांचा गिर कैसे गया? इस सवाल का जवाब केवल राजनीतिक दलों के भाषण में नहीं मिलेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना होगा। तारीख है 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद पर सर्वसम्मत फैसला सुनाया। यह मुख्य रूप से जमीन के मालिकाना हक का दीवानी मुकदमा था। अदालत ने विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए गठित किए जाने वाले ट्रस्ट को देने का रास्ता साफ किया और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का निर्देश दिया। मगर अब फैसले का वह हिस्सा सुनिए जिसकी राजनीतिक चर्चा बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट का मूल फैसला 1045 पन्नों का है। फैसले के पेज संख्या 912 से 914 के आसपास अदालत 1949 और 1992 की घटनाओं पर चर्चा करती है। फैसले के पेज नंबर 912 और 13 में अदालत दर्ज करती है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिराया गया और यह यथास्थिति के आदेश तथा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन में हुआ। अदालत ने विध्वंस के लिए शब्द इस्तेमाल किए, एन एग्रेजियस वायलेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसे आसान हिंदी में कहें तो कानून के शासन का घोर उल्लंघन। फिर पेज 914 के आसपास अदालत 1934 में मस्जिद को नुकसान, 1949 में मस्जिद की बेअदबी और मुसलमानों को वहां से बाहर किए जाने तथा 6 दिसंबर 1992 के विध्वंस का उल्लेख करते हुए कहती है कि इन घटनाओं ने
constituted a serious violation of the rule of law, यानी कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन किया। अब यह किसी विपक्षी नेता का बयान तो नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। याद रखिएगा, इसी फैसले के बाद रास्ता साफ हुआ था, राम मंदिर बना। और बाद में क्या हुआ, आते हैं इस पर। 2019 के अंतिम अयोध्या फैसले ने 1990 की पुलिस फायरिंग को न सही ठहराया, न इस फैसले में उसे गैर कानूनी घोषित किया। इस प्रश्न पर इस फैसले में कोई निष्कर्ष न्यायिक तौर पर नहीं है, लेकिन 1992 के विध्वंस पर अदालत की स्पष्ट टिप्पणी है। इसलिए अगर कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1990 की फायरिंग को सही ठहराया था, तो वो गलत है। और अगर कोई 1992 की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी छिपाता है, तो वो भी आधा सच दिखा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 919 और 920 पर आइए। यहां अदालत एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत बताती है। अदालत कहती है कि कानून को इतिहास, विचारधारा और धर्म की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग खड़ा होना चाहिए। संविधान के केंद्र में समानता और कानून का शासन है। सभी धर्मों और सभी आस्थाओं के नागरिक कानून के सामने बराबर है। और अदालत यह भी साफ करती है कि संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। यानी 2019 के फैसले को आधा मत पढ़िए। हाँ, जमीन मंदिर के लिए ट्रस्ट को दी गई, लेकिन उसी फैसले में 92 के विध्वंस को कानून के शासन का घोर उल्लंघन भी कहा गया। दोनों बातें एक ही फैसले का हिस्सा है। अब एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज देखिए, 24 अक्टूबर 1994 का सुप्रीम कोर्ट का अवमानना फैसला। इसमें अदालत ने कल्याण सिंह को उनकी ओर से दी गई अंडरटेकिंग के उल्लंघन से जुड़े मामले में अवमानना का दोषी माना। अदालत ने उल्लंघन को गंभीर माना। कल्याण सिंह को 1 दिन की कैद और जुर्माने की सजा दी गई। अब सवाल यह है कि भाजपा 1990 पर मुलायम सिंह यादव पर बोलना चाहती है, मगर 1992 और कल्याण सिंह पर यह क्यों नहीं बोलती? अगर 1990 में कानून व्यवस्था मुलायम सिंह यादव की जिम्मेदारी थी, तो 92 में कानून व्यवस्था कल्याण सिंह की सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी? और अगर 90 में गोली पर सवाल है, तो 92 में अदालत को दिए गए भरोसे के बावजूद ढांचा गिराने पर सवाल क्यों नहीं? और अदालत के 1994 पर कल्याण सिंह को जो सजा मिली, मुलायम सिंह को ऐसी कोई चीज हुई क्या? उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या मुलायम सिंह यादव पर? इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार नहीं पढ़ा जा सकता। भाजपाइयों, गौर से समझो, 1990 की घटना के बाद भाजपा ने एक बहुत प्रभावी राजनीतिक कहानी बनाई है। भाजपा राम के साथ है और भाजपा के विरोधी राम के खिलाफ है। धीरे धीरे इस नैरेटिव का दायरा बढ़ता गया। भाजपा का विरोध करो, राम विरोधी। सरकार से सवाल करो, हिंदू विरोधी। मंदिर प्रबंधन पर सवाल करो, आस्था विरोधी। लेकिन यह लोकतंत्र नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता राम में आस्था नहीं रख सकता? क्या कांग्रेस का समर्थक मंदिर नहीं जाता? क्या किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपनी धार्मिक आस्था रखते हुए भाजपा का विरोध नहीं कर सकते? क्या किसी भारतीय नागरिक को अपनी आस्था का प्रमाण पत्र भाजपा से लेना होगा? राम भारत की सांस्कृतिक स्मृति में बीजेपी के बहुत पहले से हैं। राम लोक में है, कथा में है, कविता में है। तुलसी के भी राम है, तो कबीर के भी निर्गुण राम है। गांधी में भी हैं, तो वो लोहिया के यहां भी हैं। राम किसी एक राजनीतिक दल की निजी संपत्ति कैसे हो गए? अब आखिर में पूरी कहानी को एक साथ रखिए। 1989 में अदालत का यथास्थिति आदेश, 90 में कार सेवा, सुरक्षा घेरा टूटना, गोली चलना, कार सेवकों की मौत, और उसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, कंट्रोल रूम। 91 में सरकार बदली, भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह, नृपेंद्र मिश्रा को प्रमुख सचिव बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के सामने जो जिम्मेदारी ली थी उसे तोड़ा 6 दिसंबर 1992 को। और 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी माना। 2019 के अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 92 के विध्वंस को कानून का घोर उल्लंघन कहा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है?
मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। और इस पूरी कहानी के बाद वही नृपेंद्र मिश्रा जो 1990 में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में थे, नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने और फिर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। इसलिए अगली बार जब कोई आपको केवल एक लाइन सुनाए कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, तो उससे कहिएगा कि पूरी कहानी बताओ और नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका बताओ और कहो कि अदालत के सामने क्या हुआ। उसे दिखाना 1989 का अदालत का आदेश, 1990 के हालात, नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका, कल्याण सिंह सरकार की भूमिका, 92 का विध्वंस, 94 का अवमानना का फैसला और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के पेज नंबर 912, 913, 914, 919 और 920 को भी पढ़कर सुनाना। क्योंकि इतिहास किसी राजनीतिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है या किसी चुनावी रैली में दिया गया नथुना फुलाकर वो भाषण नहीं है जिसमें कोई सबूत नहीं देना पड़ता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी करती है। 1990 की गोली पर सवाल और विध्वंस पर सवाल, मुलायम सिंह की राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवाल और नृपेंद्र मिश्रा पर चुप्पी, कल्याण सिंह पर चुप्पी, अदालत की टिप्पणियों पर चुप्पी। भाजपा को कम से कम यह काम नहीं करना चाहिए। आज राम मंदिर में सम्मान, आस्था और व्यवस्था का जवाब मांगा जा रहा है, तो आस्था रखना और सत्ता से सवाल करने को गड्ढमड किया जा रहा है। और यही लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के इतने बड़े कांड के बाद, जिसे खुद नृपेंद्र मिश्रा ने कहा डकैती है, इससे अधिक खुला हुआ डाका क्या हो सकता है? भाजपा इस तरह से आधा अधूरा इतिहास बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए सच कहना जरूरी हो जाता है और इस सच को घर घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। राम का हमारा ये जो आदर्श है राजनीति का, वो यही है कि जनता सुखी रहे और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारी जनता हमारी है। कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उन आदर्शों की सीधी हत्या की गई। साधु देखो जग बौराना। इसलिए इस वीडियो को देखें और इसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि इतिहास, तथ्य, तर्क और सच पूरा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।